नमस्कार दोस्तों। आज शनिवार 14 मार्च 2026 है और सबसे पहले वो खबर जो हर भारतीय को हिला देगी। ओमान के सोहार शहर में ईरानी ड्रोन हमले में 2 भारतीय नागरिक मारे गए और 10 घायल हुए। ये पहली बार है जब किसी खाड़ी देश की धरती पर कोई भारतीय नागरिक इस युद्ध में शहीद हुआ है। भारत की कूटनीति ने कमाल किया और ईरान ने 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर चल रहे भारतीय जहाज शिवालिक को होर्मुज से सुरक्षित निकलने की अनुमति दे दी। चलिए बनाए। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आसिम महाजन ने आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में पुष्टि की कि 13 मार्च को ओमान के सोहार शहर के अल अवाही औद्योगिक क्षेत्र में एक ड्रोन हमले में 2 भारतीय नागरिक मारे गए और 10 अन्य घायल हुए। ये घटना 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान अमेरिका संघर्ष के बाद किसी खाड़ी देश की धरती पर पहली भारतीय मृत्यु है। घायलों में से 5 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 5 अभी भी सोहार के अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। महाजन ने यह भी बताया कि इससे पहले इराक के बसरा के पास सफसी विष्णु तेल टैंकर पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक मारा गया था और उनके पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के प्रयास जारी हैं। अब तक 5 भारतीय नागरिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस भारी खबर के बीच एक बड़ी राहत की खबर भी आई है। ईरान ने भारतीय जहाज शिवालिक को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी। यह जहाज ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से रवाना हुआ और 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर चल रहा है, जो 7 दिनों में भारत के तट पर पहुंचेगा। युद्ध के 14वें दिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई और 9 अन्य शीर्ष अधिकारियों की जानकारी देने वाले को $10 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। विभाग ने इन लोगों को आईआरजीसी के आतंकवाद के संचालक बताया और टॉर या सिग्नल के जरिए जानकारी भेजने को कहा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि मुज्तबा खामेनेई घायल और विकृत हैं क्योंकि वे युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। अमेरिका ने 2,200 मरीन सैनिकों को 3 नौसैनिक जहाजों पर सवार करके मध्य पूर्व की ओर रवाना किया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काज ने कहा कि यह अभियान बिना किसी समय सीमा के तब तक जारी रहेगा जब तक सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। अमेरिकी सेना के लिए एक और दुखद खबर आई। अमेरिकी वायुसेना का KC-135 स्ट्राटो टैंकर यानी एक हवाई ईंधन भरने वाला विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि विमान में सवार सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई। कमांड ने स्पष्ट किया कि यह हादसा दुश्मन की गोलीबारी या मित्र सेना की गोलीबारी की वजह से नहीं हुआ और जांच जारी है। ये युद्ध में अमेरिका का चौथा सार्वजनिक रूप से ज्ञात विमान हादसा है, जिसमें इससे पहले कुवैत पर दुश्मन की गोलीबारी के दौरान 3 F-15 लड़ाकू विमान मित्र सेना की गोलीबारी में नष्ट हो गए थे। KC-135 विमान आमतौर पर एक पायलट, सह पायलट और एक बूम ऑपरेटर के साथ उड़ान भरता है और कुछ मिशनों में नेविगेटर भी होता है। अमेरिका में इस घटना पर राजनीतिक विरोध तेज हो रहा है। युद्ध अब यूरोपीय देशों को भी सीधे छूने लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की कि इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल क्षेत्र में एक सैन्य अड्डे पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक मारा गया और कई अन्य घायल हुए। ये पहला यूरोपीय और पहला फ्रांसीसी सैनिक है जो इस युद्ध में शहीद हुआ है। मैक्रों ने तेहरान की इस कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया। शुक्रवार 13 मार्च को दलाल स्ट्रीट पर जो हुआ उसे ब्लैक फ्राइडे कहा जा रहा है। BSE सेंसेक्स 1,460 अंक गिरकर करीब 73,600 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 2% गिरकर 23,150 के नजदीक बंद हुआ। एक ही सत्र में निवेशकों के 9.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 500 से अधिक शेयरों ने अपना 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर छुआ, जिनमें HDFC बैंक और TCS जैसे दिग्गज शामिल रहे। रुपया 90.37 के ताजा निचले स्तर पर आ गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने लगातार 10वें सत्र में बिकवाली जारी रखते हुए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे। तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर जाने और मुज्तबा खामेनेई के होर्मुज बंद रखने के बयान ने बाजार पर और दबाव बनाया। संसद में आज भी LPG संकट ने केंद्र की जगह बनाए रखी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने LPG सिलेंडर की कमी पर जोरदार हंगामा शुरू किया, जिसके चलते स्पीकर ओम बिरला को सदन स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनके साथ शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि LPG संकट और तेल आपूर्ति का जोखिम भारत में अब सीधे महसूस होने लगा है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि LPG संकट से निपटने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है और घरेलू LPG उत्पादन 10% बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के प्रदर्शन को पिकनिक कहा, जिस पर कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने कड़ी आपत्ति जताई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर भी बहस तेज है। कल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव हैं और इससे पहले की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है।
कांग्रेस ने ओडिशा के अपने विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है और हरियाणा के विधायकों को एक गुप्त जगह पर ले जाया गया है जो हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ओडिशा में बीजेपी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे दल बदल का डर बन गया है। 10 राज्यों की 37 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, उड़ीसा में 4 और असम में 3 सीटें प्रमुख हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी उम्मीदवार हैं। इस चुनाव के बाद एनडीए की राज्यसभा ताकत और बढ़ेगी। नतीजे 20 मार्च तक आने की उम्मीद है। खाड़ी में फंसे भारतीयों के बारे में सरकार ने आज महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आसिम महाजन ने बताया कि 28 फरवरी से लेकर अब तक 1,50,000 भारतीय नागरिक खाड़ी देशों से भारत वापस आ चुके हैं। करीब 2,900 भारतीय कतर एयरवेज की उड़ानों से और 1,000 बहरीन से लौटे। 117 भारतीय ईरान से अर्मेनिया तक भूमि सीमा पार करके निकले। 5,000 से अधिक भारतीय नागरिक अभी भी होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास फंसे जहाजों पर हैं। ईरान में अनुमानित 17,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। दुबई में भारतीयों को 30 दिनों का वीजा एक्सटेंशन मिला है और ओवरस्टे पर जुर्माना माफ किया गया है। एमईए हेल्पलाइन 1,800-1197 पर 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान युद्ध की वजह से बढ़ती तेल कीमतों को काबू में करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी प्रशासन ने रूसी तेल पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है, ताकि भारत और चीन जैसे बड़े तेल आयातक देश सस्ते रूसी तेल की खरीद जारी रख सकें। यह कदम वैश्विक तेल आपूर्ति की कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए उठाया गया है। भारत पहले ही 3 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीद चुका है और इस अस्थायी छूट से होर्मुज बंद रहने के बावजूद भारत की ऊर्जा जरूरतें कुछ हद तक पूरी होती रहेंगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस और अमेरिका ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूस और ईरान मिलकर पश्चिम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एलपीजी संकट आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर रहा है। दिल्ली और गुड़गांव में एक प्रसिद्ध पिज्जा चेन ने अपने आउटलेट्स के काम के घंटे कम कर दिए हैं क्योंकि उन्हें व्यावसायिक एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है। मुंबई में अभी भी 2,000 से अधिक रेस्तरां और होटल बंद है। जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनरों ने बताया कि उनके ऑर्डरों में 40% तक गिरावट आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने व्यावसायिक एलपीजी आवंटन बढ़ाने का आदेश दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर असर आने में समय लग रहा है। दिल्ली पुलिस ने गैस एजेंसियों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। आईआरसीटीसी ने ट्रेनों की रसोई में इंडक्शन और माइक्रोवेव को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, आज की तारीख में घरेलू सिलेंडर की सरकारी कीमत 913 रुपये है और सरकार ने कहा है कि तब तक कोई बदलाव नहीं होगा जब तक कच्चा तेल $130 ना पार कर ले। आज रात हॉलीवुड की सबसे बड़ी रात है। 98वां ऑस्कर समारोह यानी अकादमी पुरस्कार 2026 की सेरेमनी आज 15 मार्च को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में शाम 7 बजे ईटी यानी भारतीय समयानुसार 14 मार्च की देर रात शुरू होगी। कोनन ओब्रायन लगातार दूसरे साल होस्ट है। इस बार सर्वाधिक 16 नामांकन के साथ सिनर्स आगे है, जिसे माइकल बी जॉर्डन और रयान कुगलर ने बनाया है। ओन बैटल आफ्टर अनदर को 13 नामांकन मिले हैं। बेस्ट एक्टर में तिमोथे शालामे और लियोनार्डो डिकैप्रियो के बीच टक्कर है। भारत की प्रियंका चोपड़ा जोनास इस बार प्रेजेंटर है। एफबीआई की चेतावनी के बाद 1,000 सुरक्षाकर्मी डॉल्बी थिएटर के बाहर तैनात है। भारत की कोई फिल्म इस बार नामांकित नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस रात पर हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक एक्साइटिंग खबर। मेटा ने भारत में अपने एआई असिस्टेंट का हिंदी, बंगाली, तमिल और तेलुगु भाषाओं में विस्तार किया है। अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मेटा एआई से हिंदी में बात कर सकते हैं। इसके अलावा मेटा ने एआई अवतार फीचर लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी आवाज में एक डिजिटल अवतार बना सकते हैं जो आपकी तरफ से जवाब दे सके। ये फीचर क्रिएटर्स के लिए बेहद उपयोगी होगा। भारत में व्हाट्सएप के 5 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं जो इस फीचर का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जब खाड़ी में संकट हो और बाजार गिर रहे हों, तब तकनीक का ये कदम थोड़ा उम्मीद जगाता है। हालांकि प्राइवेसी विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में डेटा सुरक्षा कानून के अभाव में इस फीचर के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम का मिजाज आज भी बेहद चिंताजनक बना हुआ है। दिल्ली में आज सुबह 7:30 पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 229 तक पहुंच गया, जो गंभीर यानी सीवियर श्रेणी में आता है। लेकिन दोपहर होते होते यह 99 से 132 के बीच यानी मध्यम से खराब श्रेणी में आ गया। मुंबई की बात करें तो मार्च के केवल पहले 15 दिनों में 3 बार लू यानी हीटवेव चली है, जो अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। आज विक्रोली में 39.7 डिग्री, ओशिवारा के राम मंदिर इलाके में 38.6 डिग्री और सांता क्रूज में 38 डिग्री के करीब तापमान दर्ज हुआ। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में हीटवेव की चेतावनी रविवार सुबह 8:30 तक जारी रखी है। विदर्भ और मराठवाड़ा में गरज चमक के साथ बारिश का भी अलर्ट दिया गया है। दोस्तों, घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, भरपूर पानी पिएं और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
पड़ोसी नेपाल से एक ऐतिहासिक खबर है। बालिन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने नेपाल के आम चुनाव में 165 में से 125 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। बालिन शाह ने खुद झापा निर्वाचन क्षेत्र 5 में केपी शर्मा ओली को 68,000 बनाम 18,000 वोटों से यानी 50,000 के फर्क से हराया। काठमांडू में जश्न का माहौल है। नेपाल कांग्रेस 18 और केपीएन यूएमएल 8 सीटों पर सिमट गई। 60% मतदान हुआ, जो बहुत उत्साहजनक है। बालिन शाह ने कहा कि उनकी पहली विदेश यात्रा भारत होगी और दोनों देशों के बीच $5 करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है। खाड़ी देशों की वायु सुरक्षा प्रणालियां अब चरमराने के कगार पर आ गई हैं। यूएई की वायु सुरक्षा ने अकेले 14 मार्च तक 285 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और 1567 ड्रोन को रोका है। केवल 13 मार्च को 7 बैलिस्टिक मिसाइलें और 27 ड्रोन रोके गए। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल मजरूई ने कहा कि यूएई की ऊर्जा आपूर्ति स्थिर है और राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है। सीबीएस न्यूज के अनुसार खाड़ी के मित्रदेश इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी महसूस कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहवा तेल क्षेत्र की तरफ 2 ड्रोन को मार गिराया गया। दोस्तों, जब खाड़ी की हवाई सुरक्षा चरमराती है तो वहां रहने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। दुबई में रहने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। यूएई सरकार ने ईरान युद्ध की वजह से वहां फंसे भारतीयों को 30 दिन का अतिरिक्त वीजा एक्सटेंशन दिया है और इस दौरान ओवरस्टे यानी अधिक दिन रुकने पर लगने वाला जुर्माना माफ कर दिया गया है। ये उन भारतीयों के लिए बड़ी राहत है जो उड़ानें रद्द होने या महंगी होने की वजह से वापस नहीं आ पाए हैं। कतर में भी कतर एयरवेज की 29 उड़ानों के फिर शुरू होने से 2,900 भारतीय वापस लौट पाए। ओमान की राजधानी मस्कट के पास सोहार में हुए ड्रोन हमले के बावजूद ओमान की सरकार ने भारतीयों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने सीबीएस क्रायोजेनिक इंजन का एक महत्वपूर्ण ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें इंजन ने अपेक्षा से कहीं अधिक थ्रस्ट का प्रदर्शन किया। ये उपलब्धि भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 की क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सफलता पर इसरो को बधाई देते हुए NXT समिट 2026 में कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये परीक्षण गगनयान, मानव अंतरिक्ष मिशन और भविष्य के वाणिज्यिक प्रक्षेपण अभियानों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। LPG और प्राकृतिक गैस की कमी का असर अब बेंगलुरु की बिजली आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है। शहर में बिजली उत्पादन के लिए गैस पर निर्भर एक प्रमुख पावर प्लांट के बंद होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उसके पास ईंधन का स्टॉक तेजी से घट रहा है। कर्नाटक सरकार ने मामले की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई है और केंद्र से गैस आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने की मांग की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 से 48 घंटों में गैस नहीं पहुंची तो बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 420 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी लागत लगभग 16,990 करोड़ रुपए है। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में बर्थ नंबर 2 की मशीनीकरण परियोजना और कोलकाता डॉक सिस्टम के खिदरपुर डॉक का कायाकल्प परियोजना भी शुरू की गई। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में बंदरगाह, सड़क और रेल कनेक्टिविटी को नई ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता दौरे में पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेगी। साथ ही उन्होंने अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 6 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिनमें कामाख्यागुड़ी, अनारा, तमलुक, हल्दिया, बरभूम और सिउरी शामिल हैं। इन स्टेशनों के कायाकल्प से लाखों यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और पूर्वी भारत में रेल नेटवर्क की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो दोस्तों, यही थी 14 मार्च 2026 की ताज़ा खबरें। ओमान के सोहार में 2 भारतीय नागरिक ईरानी ड्रोन हमले में शहीद हुए और ये खाड़ी की धरती पर पहली भारतीय मृत्यु थी। भारत की कूटनीति ने कमाल दिखाया और जहाज शिवालिक 40,000 टन LPG लेकर होर्मुज पार कर गया और आज रात ऑस्कर 2026 की शानदार सेरेमनी है। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आज की खबरों में सबसे जरूरी कौन सी लगी। जय हिंद।